राइट पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह एक नई वीडियो के इंतज़ार में होंगे। लेकिन दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, हम आपके लिए आपकी पसंदीदा वीडियोस के साथ हाजिर हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम आपको उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा अज़्म है कि हम आप लोगों को ऐसी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस फराहम करें, और अगर हमारी कम अक्ली की वजह से कोई ऐसी मालूमाती वीडियो जो आप लोगों तक ना पहुँच सकी तो हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर कोई भी किसी किस्म की मालूमाती वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह रखिएगा। दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी की 4 किस्तें सुन चुके हैं। अब 5वीं किस्त मुलाहजा फरमाएं। कैप्टन अश्विनी कुमार ने सरहदी पोस्ट से अपनी जीप इतनी बर्क रफ्तारी से यहाँ तक भगाई थी कि इसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। वाकई वो पौन घंटे में कंपनी हेडक्वार्टर तक पहुँच गया था। खबरें इतनी अहम थी कि वो बेनफ्स से नफीस अपने अफसर आला के गोश गुजार करने के लिए बावला हो जाता था। इसने 15-20 रोज पहले ही इंटेलिजेंस ड्यूटी ज्वाइन की थी। पहले तो इसे खासी बोरियत महसूस हुई थी, लेकिन अब वो एडजस्ट कर गया था। अपनी नफ्स तिब के हाथों इसे अक्सर रसवाई उठाना पड़ी थी। फौजी अफसर होने के बावजूद वो जानता था कि इसका मजाज कुदरती तौर पर बड़ा मतलून है और वो किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। इसने गुज़िश्ता साल ही देहरादून के आर्मी इंटेलिजेंस स्कूल से ये खसूसी कोर्स किया था, जिसके पसे पर्दा इसकी यही मतलून मजाजी कारफरमा थी। तोप खाने का कैप्टन होने में इसे अब कोई खास मजा नहीं आ रहा था। वो तो शायद फौज में भी ना आता, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती थी कि इसका जन्म एक फौजी ऑफिसर के घर हुआ, जिसने बचपन ही से इसको बावर करवा दिया था कि इसे सोल्जर बनना है, ख्वाह इसकी कुछ ही कीमत अदा करनी पड़े। कर्नल बख्श से मुतल्लक इसने जो कुछ सुना था वो सब गलत साबित हुआ। इसे बताया गया था कि कर्नल के एक करखत और खालिस फौजी किस्म का बंदा है, लेकिन ऐसा रंगीन मजाज और खुश खलक ऑफिसर इसने आज तक नहीं देखा था। 3-4 रोज में ही दोनों के दरमियान अफसर मताइज से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया था। इंटेलिजेंस ड्यूटी में अश्विनी कुमार को वाकई मजा आने लगा था। वो बचपन ही से एक ज़हीन नौजवान था। जिंदगी के अक्सर इम्तिहानों में इसने टॉप किया। देहरादून के इंटेलिजेंस स्कूल से फारिग होने वाले अपने ग्रुप के ऑफिसर्स में इसने नुमाया पोजीशन हासिल की थी। यही वजह थी कि इसकी पोस्टिंग इंटेलिजेंस के खसूसी यूनिट OSO में हुई थी। जब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंटों में गटिया पोजैसी हैसियत हासिल थी, OSO से मुतलका ऑफिसर से इनके सीनियर भी अक्सर खाइफ रहते थे, क्योंकि इन लोगों को खसूसी अहकामात के तहत खसूसी इख्तियारात हासिल थे। गो के OSO को राह की एक ब्रांच समझा जाता है, लेकिन इसकी अलहदा शनाख्त को किसी भी मरहले पर भी नज़रअंदाज नहीं किया गया था। ये चांद की ढलती रातें थी। इन रातों में इंटेलिजेंस का बिजनेस अपने नुक्ता अरूज को छूने लगा था। दोनों तरफ से एजेंटों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती थी और दोनों तरफ की सिक्योरिटी फोर्सेस भी बतौर खास चौकस होती थी। इस वक्त अश्विनी कुमार की इस सरहदी पोस्ट पर सिविलियन कपड़ों में मौजूदगी का मतलब यह था कि इसने या तो अपने किसी एजेंट को इस लॉन्चिंग पैड से सरहद अबूर करवानी है या फिर दूसरी तरफ से आने वाले किसी एजेंट को वसूल करना है। ये काम वो अकेला अपने एक हवालदार और 3 जवानों की मदद से संभाले हुआ था। इन लोगों की जीप जिस पोस्ट पर जाती वहां BSF के जवान ख्वाह मख्वाह चौकस हो जाते। इस वक्त भी वो रात के दूसरे पहर सरहदी पोस्ट के एक कमरे में चारपाई पर सर झुकाए अपने हाथ से बंदी घड़ी की सुइयों को घूर रहा था, जब अचानक इसके सरहाने के नीचे रखे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। अश्विनी कुमार ने फोन मामूल के मुताबिक ही उठाया था, लेकिन दूसरी तरफ से हेलो के जवाब में इसने जो आवाज सुनी, इसके बाद तो इसके खून की गर्दिश अचानक ही बढ़ गई थी। सर, व्हाइट फ्लावर कल शाम को पोस्ट बड़ा और 15 गज के दरमियान क्रॉस करेगा। इस मुख्तसर से पैगाम के साथ सिलसिला मुनक़ता हो गया। कैप्टन अश्विनी कुमार का दिल एक मर्तबा तो धक से रह गया। ये पैगाम इनके सरहद पार मौजूद एक इंतहाई खास जरिया ने दिया था, जिसकी सदाकत को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इसे ड्यूटी ज्वाइन किए यूं तो 15-20 रोज ही हुए थे, लेकिन इस दरमियान व्हाइट फ्लावर से इसका अच्छा खासा तारुफ हो चुका था। व्हाइट फ्लावर पाकिस्तान इंटेलिजेंस के एक एजेंट का कोड नाम था, जिसने गुज़िश्ता 1.5-2 साल से भारतीय इंटेलिजेंस को तगनी का नाच नचा रखा था। इस सफेद फूल को अपने जाल में फंसाने और इस तक रसाई हासिल करने के लिए राह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन सवाए अंधेरे में टामिक टोइयां मारने के और कुछ हासिल नहीं हुआ था। अब इन्होंने एक गद्दार के जरिए सफेद फूल तक रसाई हासिल की थी और इस रोज सफेद फूल के मुंतजिर थे जब व्हाइट फ्लावर किसी अगले मिशन के लिए भारत में दाखिल हुआ और वो इसे अपने जाल में फंसाए। शायद ये सादत भी इसको मिलनी थी। कैप्टन अश्विनी कुमार ने, जिसके दिल की धड़कन बाकायदा बढ़ने लगी थी, सोचा और एक मुस्कुराहट इसके होंठों पर फैलती चली गई। इसने अपने हवालदार को आइंदा के लिए हिदायत दी और इसे कुछ बताए बगैर जीप लेकर कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ चल दिया, जहां कर्नल बख्श ने अपना हेडक्वार्टर कायम रखा था। रात अभी तक एक पहर बाकी थी
जब कर्नल बख्श को अपने दरवाजे पर आहट सुनाई दी। ये इसके गन मैन की तरफ से मखसूस आहट थी, जिसका मतलब था कि इसको इंतहाई नागुज़ेर हालात में नींद से बेदार किया जा रहा है। दूसरे ही लम्हे वो अपने कमरे से बाहर था, जहां इसकी नजर कमरे के सामने जीप का सहारा लिए कैप्टन अश्विनी कुमार पर पड़ी। अश्विनी कुमार गो के सिविलियन लिबास पहने हुआ था, लेकिन इसने अपनी और कर्नल की हैसियत को एक लम्हे के लिए भी नजरअंदाज नहीं किया था। इसने अपनी दोनों एड़ियां जोड़कर कर्नल को ताज़ीम दी, जिसने सर के इशारे से इसका नमस्कार का जवाब दिया था। मालूम होता है कोई सीरियस मामला आन पड़ा। कर्नल बख्श ने, जिसकी घनी मूंछों के नीचे इसकी मुस्कुराहट चपक कर रह गई थी, कहा, यस सर। अश्विनी कुमार ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कम ऑन बॉय। इसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कर्नल बख्श अपने कमरे में दाखिल हो गया। इसने अपने ताक़ुब में अंदर दाखिल होते कैप्टन अश्विनी कुमार पर एक भरपूर नजर डाली और इसके चेहरे की बदलती कैफियत से चंद लम्हों के लिए लुत्फ अंदोज होने के बाद एक कोने में किसी बरकी घंटी का बटन दबा दिया। एक मदूब अर्दली दूसरे ही लम्हे कमरे के अंदर मौजूद था। काफी ले आओ। इसने अर्दली को हदायत दी। कर्नल बख्श का चेहरा कैप्टन अश्विनी कुमार के बरअक्स बिल्कुल पुरसकून दिखाई दे रहा था। इसे कर्नल की ये आदत बहुत पसंद थी। वो कभी एक लम्हे के लिए भी जज्बाती नहीं होता था। इतना ठंडा और ज़हीन आदमी इसने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखा था, जिसकी हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि इसके मातहत भी इसकी तरह पुरसकून रहकर हालात से निपटा करें। कैप्टन अश्विनी कुमार इसका मातहत फौरन समझ गया था। दूसरे ही लम्हे इसने खुद को नॉर्मल कर लिया। क्या हाल है, क्या खबरें हैं? कर्नल बख्श ने हस्बे आदत कदरे लापरवाही से दरियाफ्त किया। सर, बड़ी अहम खबर बल्कि खुशखबरी है। मैंने यही मुनासिब समझा कि खुद आपको सुनाऊं, इसीलिए भागा चला आया हूं। ये कहकर इसने व्हाइट फ्लावर की आमद का मजबा सुना दिया। कर्नल बख्श की हूँ लंबी होती जा रही थी। इसने अब सराहने धरी छोटी मेज से सिगरेट उठाकर सुलगाना शुरू कर दिया था। वेल डन। गोया ये जात शरीफ बिल आखिर हमारी तरफ आ ही गई। बहुत अच्छा हुआ तुम खुद ही चले आए। मैं तो आज सुबह ही बटालियन हेडक्वार्टर जाना चाहता था। एक अहम मीटिंग थी, लेकिन अब तो सब कुछ मुलतवी करना पड़ेगा और अब तो हमें इस सफेद फूल को काबू करना है। कैप्टन, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। कर्नल बख्श ने कहा। बैरा काफी ले आया था। दोनों ने काफी के बड़े मग थाम रखे थे। कर्नल इसे अपने बेडरूम से मुल्हिका कमरे में ले आया था, जहां एक बड़े सरहदी इलाके के नक्शे पर वो अपनी छड़ी से मुख्तलिफ निशानात लगा रहा था। कैप्टन अश्विनी कुमार अपनी छोटी सी नोटबुक में अहम पॉइंट्स नोट कर रहा था। करीबन 1 घंटा तक वो कर्नल से हदायत लेता रहा। दोनों ने सरहद पर दूर दूर तक बड़ा मजबूत जाल फैला दिया था। इस ऑपरेशन की निगरानी कर्नल बख्श ने कंपनी हेडक्वार्टर में बैठकर खुद करनी थी। इस मामले को इंतहाई अहम और खुफिया रखा जा रहा था और कर्नल बख्श ने BSF पर इन्हासार करने के बजाय अपने जवानों को इस मुहिम पर रवाना करना ज्यादा मुनासिब ख्याल किया था। ये है वो गद्दार। कर्नल ने तस्वीर इसके सामने रखते हुए कहा। सलीम ने तस्वीर उठा ली और गहरी नजरों से इसका जायजा लेने लगा। ये ढलती उम्र के एक शख्स का मकरू चेहरा था, जिसने जवान नजर आने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी। अगर कर्नल साहब इसका नाम ना भी बताते तो भी सलीम के लिए ये शख्स अजनबी नहीं था। गुज़िश्ता चंद माह से मुल्की अखबारात में वो मुतअद्दिद मरतबा ये मनहूस चेहरा देख चुका था। इलाहदगी पसंद नजरियात का हामिल शमसी मुल्की सियासत में एक सतून की हैसियत इख्तियार कर चुका था। इसने कभी खुलकर तो अपने नजरियात का प्रचार नहीं किया था। इस मुल्क का हर बाशऊर शहरी जानता था कि शमसी की असलियत क्या है। अगर किसी को इसकी असलियत का इल्म नहीं था तो वो थे इस मुल्क के सियासतदान, जो महज अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए शमसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते थे, ताकि इसकी पार्टी के गिनती के चंद वोटों के साथ किसी न किसी तरह संदे इक़्तिदार से चिमटे रहें। चंद रोज पहले जब इंटेलिजेंस की इंतहाई तशवीशनाक फौज ने बादल नाख्वास्ता शमसी की जमायत के खिलाफ कार्रवाई करके पार्टी की कंपनी गाहों में पनाह लिए हुए भारी एजेंटों को गिरफ्तार करना चाहा, तो खिलाफ तवक्को इससे जबरदस्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस मज़ाहमत के दौरान शमसी को भी आसानी से फरार होने का मौका मिल गया। दुश्मन मुल्क के मकामी कौंसलेट की मदद से वो तो रातों रात सरहद अबूर करके महफूज हाथों में पहुंच चुका था और अब भारतीय इंटेलिजेंस राव की गोद में बैठकर अपने जहरीले नजरियात और तखरीब कारी के जरासीम बड़ी कामयाबी से अपने मुल्क में फैला रहा था। शमसी ने अपने भोले भाले पैरोकारों के नजदीक देवता का रूप धार रखा था और वो अब भी इसे मुहिब्बे वतन और अपना नजात दहिंदा ख्याल करते। इसकी हदायत के मुताबिक सूबे में बदअमनी फैलाने में कोशां थे। हुकूमती सतह पर इस दरमियान मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की गई थी कि शमसी के गिरोह के इन नौजवानों को समझा बुझा कर राह रास्त पर लाया जाए, लेकिन ढाक के 3 पात के मुस्ताक वो अपने लीडर के अलावा और किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। गो के शमसी मुल्क से बाहर था,
लेकिन अब भी वो मुल्क के खिलाफ साजिशें करने में आजाद था। इसके गिरोह के वो सैकड़ों नौजवान जिनमें ज्यादा तादाद दुश्मन मुल्क के बाकायदा एजेंटों की थी, इसके इशारे पर सब कुछ कर गुजरने को हर लम्हा तैयार रहते थे। सलीम ने अपनी मुख्तसर जिंदगी में कई ऑपरेशन किए थे, लेकिन ये अपनी नौइयत का वाहिद ऑपरेशन था जिसमें अपने कमांडर के इकामात के अलावा इसकी अपनी मर्जी भी शामिल थी। वो खुद एक अरसा से ये चाहता था कि ऐसे लोगों के वजूद से अपने मुल्क को पाक कर दे। ये गद्दार OSO की हिफाजत में है और ब्रिगेडियर मूलचंद से तुम्हारा तारुफ पहली मर्तबा तो हो नहीं रहा कि मैं तुम्हें इसके मुतल्लक कुछ बता सकूं। मेरे ख्याल से तुम इसे जानते हो। ये शख्स रा के हलकों में लूमड़ी के नाम से मशहूर है, लेकिन अपनी फितरत में भेड़िया है। भेड़िया शमसी इसकी बराह रास्त निगरानी में काम कर रहा है। माई बॉय, हाई कमांड बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि इस शख्स से जितनी जल्दी मुल्क को छुटकारा मिल जाए इतना ही बेहतर है। कर्नल इंचार्ज ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, राइट सर, आपके हुक्म की तामील होगी। सर, मैं इंशाअल्लाह हाई कमान की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। सलीम ने पुरतमाल लहजे में कहा, गुड लक बॉय, मैं अब रुखसत हो जाऊंगा, बाकी मामलात तुम्हें खुद ही देखना होंगे। कर्नल साहब ने खड़े होकर एक हाथ मुसाफे के लिए इसकी तरफ बढ़ा दिया और इस पर इन्होंने सलीम का हाथ काफी देर तक अपने हाथ में लिए रखा। सलीम ने सरहद कभी गाइड की मदद से पार नहीं की थी। ये इसका असूल था कि वो जिस इलाके से भी सरहद अबूर करता, पहले इससे मुतल्लक ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करता, जिसके बाद वो मुनासिब मौका पर खुद ही अपना रास्ता निकाल लेता। इस वक्त भी रेंजर्स को सिर्फ इतनी इतला दी गई थी कि इसने यहाँ से सरहद अबूर करनी है, लेकिन किसी की मदद के बगैर।